हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पी ब्लॉक। प्लस टू में 15th ग्रुप जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। प्लस टू में पी ब्लॉक में 15th, 16th, 17th और 18th ये 4 ब्लॉक पढ़ने हैं। तो आज का अपना टॉपिक है 15th ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज है। यहाँ पर 15th ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इसके एलिमेंट्स हैं जो कि अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसको अलग अलग तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। नई पड़ोसन आई सबको भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, कुछ भाई इस तरीके से याद करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। आपको जिस तरीके से याद करना है आप उस तरीके से याद करेंगे, लेकिन नाम याद रहे। कल को कहीं ऐसा ना हो कि आपने बड़े प्यार से याद कर लिया नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, बिंदास और बाद में पता ही नहीं चले कि ऐश्वर्या है कौन। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी एलिमेंट्स हैं। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। पहली बात, अपने ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है। ये फर्स्ट मेंबर हो गया। इसके पास d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। और यह एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। यहां पर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहां पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3। यहां पर N का मतलब हो गया पीरियड नंबर। यदि आप नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 2S2 और 2P3। यदि फास्फोरस के बारे में बात करते हैं तो यदि यह सेकेंड पीरियड है तो ये थर्ड पीरियड का होगा। यहां पर आप लिखेंगे 3S2 3P3। यदि आर्सेनिक के बारे में बात करते हैं तो ये फोर्थ पीरियड हो जाता है, इसके लिए आप लिखेंगे 4S2 और 4P3। मैं केवल आउटरमोस्ट सेल के बारे में बात कर रहा हूं, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यह केवल आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले के केस में मैं बात कर रहा हूं। यानी कि कहने का मतलब कि यह जो हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाहर में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने यहां पर 2S2 और 2P3 मैंने लिखा। S का मतलब यहां पर एक बॉक्स और P का मतलब यहां पर 3 बॉक्सेस हैं। ये आपने वैसे प्लस 1 में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन में है। या तो सब के सब क्लॉकवाइज होंगे या तो सब के सब एंटी क्लॉकवाइज होंगे।
इससे आपको ये पता लगता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक तो ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर को आपने यहां पर डॉट के रूप में दिखाया और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरीके से दिखाया। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि यहां पर किसी भी एलिमेंट्स का आप सिंगल बनाते हैं तो आपको हर केस में ऐसा ही मिलेगा, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक लोन पेयर होगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरी बात हम लोग यहां पर ये कर लें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। एंटीमनी और बिस्मथ ये दोनों मेटेलॉइड्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटेलॉइड्स हैं और बिस्मथ यहां पर मेटल है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। यानी कि आपने जो +1 में पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट लेकर के यहां पर पढ़ना है। अब यहां पर एक बार देख लीजिए दोबारा, ये मैं बोर्ड साफ करता हूं और आराम से इसे पढ़ना है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, सिलेबस को कंप्लीट करने के ख्याल से पढ़ना है, ना कि YouTube पर जो 10-10 मिनट के वीडियो होते हैं उस सेंस से मैं नहीं बना रहा हूं। ये लॉकडाउन का टाइम है, इसमें बच्चे को अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो यहां पर मैंने लिखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। यहां पर इसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, जो आपने +1 में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। वो सारे कंसेप्ट्स को आपको यहां पर रिकॉल करने होंगे। अब यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5 है। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं है उसके आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन फिर भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा है। यदि हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। ऊपर से नीचे आने पर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाता है। यानी कि ऊपर और नीचे में 2 का डिफरेंस होता है। यानी कि यदि आप इसके बारे में बात करें कि यहाँ पर BiCl3 और यहाँ पर BiCl5, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और यह अनस्टेबल होगा। हालांकि ये अलग बात है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है,
लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जो बिस्मथ है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी यह पेंटाहेलाइड नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहां पर यह इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, इसलिए यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। आप शायद पहले से जानते होंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि आप नहीं जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, जानते हैं तो अच्छी बात है। रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर बिस्मथ के केस में एस ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, यह न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है, इसलिए इसका अट्रैक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है। इसलिए एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, यानी कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घट जाती है। रिलक्टेंस का मतलब घट जाना, कम हो जाना। इसलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे की बात करते हैं। मैंने आप शायद स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, यानी कि सेकेंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट्स हो, एक कॉमन बात याद रख लीजिए, हर ग्रुप में ये रिपीट ना करना पड़े। सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट होता है वह एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, और एनोमेलस बिहेवियर शो करने के 4 कारण होते हैं। कम से कम 3 कारण तो आपको याद रखने होंगे। नंबर 1 में वेरी स्मॉल साइज इन ऑन ग्रुप, यानी कि अपने ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा होगा। यदि मान लीजिए आप 60th ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर, तो 60th ग्रुप में यहाँ पर सबसे ऊपर में ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। यदि आप 70th ग्रुप में चले गए और 70th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन भी यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। और सभी के एनोमेलस बिहेवियर शो करने के एक ही कारण है। पहला कारण वेरी स्मॉल साइज इन वन ग्रुप, अपने ग्रुप में उसका साइज बहुत छोटा होता है। नंबर 2 में हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी नहीं बोले यहाँ पर, आप ये बोले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। नंबर 1 में जो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, यह फर्स्ट मेंबर होता है अपने ग्रुप का, इसका जो साइज होता है अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। नंबर 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, और जो खास बात है डी ऑर्बिटल उसके आउटर मोस्ट सेल में एब्सेंट होते हैं, जो मैंने बिल्कुल शुरू में लिखा था। तो ये समझ में आ गया कि एनोमेलस बिहेवियर शो क्यों करता है। पहले हम लोग यहाँ पर ये जान लें कि वह कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसके कारण कि यह एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होता है कि अपने ग्रुप के कैरेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप के कैरेक्टर को अडॉप्ट करना। ये यूं कह दीजिए कि जो अपने ग्रुप का कैरेक्टर है उससे अलग हट करके उस एलिमेंट के अंदर कैरेक्टर का होना। जैसे यहां पर नाइट्रोजन, आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन नेचर में गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जबकि बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक अंतर आगे, यह अलग बात है कि जो फास्फोरस होगा यह मोम की तरह सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड होता है,
जबकि बाकी सभी हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन होते सभी सॉलिड हैं। नंबर 2, जो नाइट्रोजन है यह डायएटॉमिक होता है, ये डायएटॉमिक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप नाइट्रोजन लिखते हैं तो आप N2 लिखते हैं, N4 या N3 नहीं लिखते हैं। जबकि खास करके फास्फोरस से लेकर के एंटीमनी तक ये टेट्रा एटॉमिक होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं। ये टेट्रा एटॉमिक का मतलब ये P4 लिखा जाएगा, यहाँ पर AS4 लिखा जाएगा और यहाँ पर SB4 लिखा जाएगा जब भी यह मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिस्मथ है, चूंकि इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है और मेटेलिक कैरेक्टर जिसके अंदर होता है वो जनरली मोनो एटॉमिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी कि कहने का मतलब नाइट्रोजन डायटॉमिक है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक है और बिस्मथ यहाँ पर मोनो एटॉमिक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी इन सबों के रेस्पेक्ट में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि फास्फोरस हो या आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो, यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यदि मान लीजिए आपने P4 लिखा है तो यहां पर 4 फास्फोरस है, 4 फास्फोरस है, ये यहां पर सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। कहीं भी आप डबल या ट्रिपल नहीं देखेंगे, जबकि यहां पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसके रेस्पेक्ट में फास्फोरस बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें, एलोट्रॉप्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कोई एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं और बिस्मथ की कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। नाइट्रोजन और बिस्मथ इन दोनों के कोई एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, जबकि जो फास्फोरस है, एक तो यहां पर होता है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा होता है यहां पर रेड फास्फोरस और तीसरा होता है ब्लैक फास्फोरस। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस होते हैं। हालांकि आर्सेनिक के भी 3 होते हैं और एंटीमनी के भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। हाँ, यहाँ पर रेड नहीं होते हैं, यहाँ पर ग्रे होगा, येलो होगा, ब्लैक होगा। और जो एंटीमनी है इसका जनरली येलो और ब्लैक होते हैं, यानी कि यहाँ पर येलो और ब्लैक हो गया, यहाँ पर ग्रे, येलो और ब्लैक हो गया। तो इसके 2 एलोट्रॉप्स, इसके 3 एलोट्रॉप्स और इसके भी 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं रिएक्टिविटी। सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। यदि ये हाइड्रोजन
यदि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, यदि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह बनाता है NH3। M का मतलब इस ग्रुप के मेंबर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ यह रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? यहां पर NH3, यहां पर PH3, यहां पर ASH3, यहां पर SbH3 और यहां पर BiH3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस रेस्पेक्ट में है अब वो समझिए। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड यहां पर अमोनिया कहलाएगा। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यहां पर रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, फिर यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको यहां पर डायरेक्ट भी लिखवा सकता था ऑर्डर, लेकिन मैं यहां पर आपको डायरेक्ट नहीं बताने जा रहा हूं। पहले आपको यह कारण समझना पड़ेगा कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। याद रहे, किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट खास करके दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, आप जिस एलिमेंट के जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, आपको यह देखना पड़ेगा कि वह कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता है। यदि वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है। नंबर 2, कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो ही हो जाए, क्योंकि यहां पर कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 में हमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता है, तो यानी कि पहला पॉइंट देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऐसे कंपाउंड आ जाए जो कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब यदि दो कंपाउंड ऐसे आ जाए जो कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो अब हमें यहां पर वो देखना पड़ेगा कि उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसका ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मैं इसको समझाने के लिए एक तो मैंने यहां पर NH3 लिया और एक मैंने यहां पर PH3 लिया, दूसरा मैं यहां पर ले रहा हूं NH3 और दूसरे ग्रुप का मैंने कंपाउंड ले लिया H2O, तीसरा मैंने यहां पर लिया PH3 और ASH3 और चौथा मैंने यहां पर ले लिया D में PH3 और SbH3। देखिए, पेपर में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल आप ऑर्डर याद रख लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आपको देखना है कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है। तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन फॉस्फिन यानी कि TH3 ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो नहीं बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नंबर 2, अमोनिया एंड वाटर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
जब दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो अब यहाँ पर आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आपको इस केस में देखना है कि यदि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये आपके कंपटीशन के और बोर्ड के दोनों एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आ जाते हैं PH3 और ASH3। यहां पर न तो PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और न ही ASH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो यहां पर आपको याद रखना है कि यदि हमारे पास कोई दो कंपाउंड है और उन दोनों में हमें ये पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि दो में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तब उस समय आपको देखना पड़ेगा कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और जिसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इन दोनों में ASH3 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है और PH3 का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, यानी कि ASH3 का वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ASH3 का ज्यादा होगा देन PH3। यहां तक समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल मैंने यहां पर और दिया, यहां पर PH3 है और यहां पर SPH3 है, और ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और सेम कंडीशन यहां पर था, ये दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब यदि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो अब आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे? ठीक है, तो वही बात है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो यहां पर SBH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक मजेदार एग्जांपल मैं यहां पर लेने जा रहा हूं कि इस बार यहां पर आ गया NH3 और यहां पर आ गया SBH3। अब देखिए यहां पर NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, SPH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। आपके दिमाग में आएगा कि शायद इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। नहीं, यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो आपको एक चीज और भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है? कि इसका मॉलिक्यूलर मास और इसके मॉलिक्यूलर मास, दोनों के मॉलिक्यूलर मास में 100 U का डिफरेंस, यानी कि 100 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस यदि हो तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, इस केस में दोबारा समझ लीजिए, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, SPH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन SPH3 का मॉलिक्यूलर मास अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से कहीं ज्यादा होता है, 100 के डिफरेंस से भी ज्यादा होता है। तो यदि 100 के डिफरेंस से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये। यहां तक समझ में आ गया? अब यदि यहां तक आपके समझ में आ गया तो हम लोग यहां पर एक काम करते हैं। तो मैं यहां पर आपको ये बता रहा था कि अब इस पिक्चर को देख करके आपको इसका ऑर्डर तैयार करना है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको देख करके अब इसका ऑर्डरिंग तैयार करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो यहां पर मैं यहां
अरेंज करने जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। यदि इन सबों को देखा जाए तो यहां पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो रहा है? PH3 का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और ये PH3 है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो अमोनिया से कम बॉइलिंग पॉइंट PH3 का है, तो आपने यहां पर लिखा PH3। अब इससे ज्यादा, अमोनिया से ज्यादा किसका हो जाएगा? ASH3 का होगा, ASH3 का होगा। और ASH3 से ज्यादा किसका होगा? NH3 का होगा। और NH3 से ज्यादा किसका हो जाएगा? SBH3 का हो जाएगा, SBH3 का होगा। और इससे भी ज्यादा किसका हो जाएगा? BiH3 का। एक तो है कि आप इसको सीधे याद करें, दूसरा है कि इतना आप समझ करके याद करें। यदि इतना आपकी समझ में आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है, और आपको इसी तरीके से तैयार भी करना है। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग यहां पर चलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में यहां पर इस बात को समझिए, NH, यहां पर PH, यहां पर ASH, यहां पर SBH, और यहां पर BiH। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसका मैंने एटॉमिक साइज दिखाया। इन सबों के साथ यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ यहां तक है, इसका बॉन्ड लेंथ ये हो गया, यहां पर बॉन्ड लेंथ ये है। आप एक चीज देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ लगातार इंक्रीज कर रहा है। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है वो मजबूत होता है, और जिसका बॉन्ड लेंथ लंबा होता है वो बॉन्ड कमजोर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि यदि आप इसे गर्म करते हैं, इसे आप हीट करते हैं, तो जिसके बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है वह जल्दी ब्रेक करेगा। तो इसमें BiH, यानी कि BiH का सेंस मेरा BiH3 से, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड की लंबाई है वो ज्यादा है, इसलिए सबसे कमजोर होगा। और यदि सबसे कमजोर होगा तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा, उसके बाद ये ब्रेक होगा, और सबसे लास्ट में जाकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यदि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम PH3, उसके बाद यहां पर ASH3, इससे भी कम हो जाएगा SBH3, और इससे भी कम हो गया यहां पर BiH3। तो यह हो गया थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसी के साथ साथ रिड्यूसिंग नेचर भी समझ लेते हैं। यदि यहीं पर आप रिड्यूसिंग नेचर की बात करें
तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि कौन कितनी आसानी से सामने वाले को हाइड्रोजन देगा, कौन कितनी आसानी से सामने वाले को या तो हाइड्रोजन दे दे, ठीक है। तो जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना अच्छा होगा। तो यहां पर इनमें से आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, जो आसानी से ब्रेक होगा। तो सबसे आसानी से ब्रेक यहां पर कौन हो रहा है, BiH3। तो यहां पर BiH3 का रिड्यूसिंग नेचर सबसे स्ट्रांग होगा, यानी कि इसी ऑर्डर को आप उल्टा कर दें, SbH3, यहां पर AsH3, उसके बाद यहां पर PH3 और यहां पर NH3। ये हुआ रिड्यूसिंग नेचर। अब आपने यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिया। अब हम लोग यहां पर बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। देखिए पेपरों में यही चीज पूछी जाती है और ऑर्डर याद रखने का तरीका क्या है कि उसके कारण को समझ लीजिए। जब तक आप किसी भी चीज के कारण को नहीं समझते हैं तब तक याद करना बेकार है। अब यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी का बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब यहां पर जरा से समझिए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए यदि आपके पास एक छोटी सी मोती हो और एक इतना बड़ा फुटबॉल हो और एक क्रिकेट का बॉल हो, ये मोती है, ये क्रिकेट का बॉल है और ये फुटबॉल है। 1 ड्रॉप ऑयल आपने यहां पर डाल दिया, 1 ड्रॉप ऑयल आपने यहां पर डाला और 1 ड्रॉप ऑयल आपने यहां पर डाल दिया। तो ये जो मोती है साइज छोटा है, हर जगह 1 ड्रॉप ऑयल ही है, लेकिन यहां पर आपको पूरा चिपचिप सा लगेगा, यहां पर लगेगा बहुत ज्यादा ऑयल है। इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, 1 ड्रॉप ऑयल ही है, लेकिन यहां पर लगेगा हाँ थोड़ा सा ऑयल है लेकिन पूरा चिपचिप नहीं लगेगा। और यहां पर जो 1 ड्रॉप ऑयल दिए हैं वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहां पर आपने ऑयल डाला है या नहीं डाला है, यानी कि यहां पर ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर ऑयल की डेंसिटी कम और यहां पर ऑयल की डेंसिटी सबसे कम। ठीक उसी तरीके से यहां पर हर जगह 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन सरफेस एरिया यहां पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसमें होगा, नाइट्रोजन के हाइड्राइड में, उससे कम होगा फास्फोरस के हाइड्राइड में। तो ये बात यदि आपके समझ में आ गया तो अब आप यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर NH3, PH3, AsH3, SbH3 और BiH3, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल पढ़ने से पहले हम लोग यहां पर इसके हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इस ग्रुप के कोई भी हाइड्राइड्स हो उसका जो स्ट्रक्चर होता है
पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहां पर एम लिखा, एम का मतलब इस ग्रुप के मेंबर, इसके पास एक लोन पेयर है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर यह सेंट्रल एटॉम है, यह सेंट्रल एटॉम है। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा और पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। अब आप कहेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में टेट्राहेड्रल होता है, तो यहां पर मुझे कैसे पता लगेगा कि पिरामिडल शेप होगा? तो याद रखिएगा कि यदि यहां पर लोन पेयर है तो लोन पेयर के कारण यहां पर शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी कि शेप चेंज हो जाता है। आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा होगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो यहां पर रिपल्सन होने के कारण यह टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल हो जाता है। तो जितने भी इस ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं सबों का स्ट्रक्चर क्या होगा? पिरामिडल होगा। जो NH3 होता है मेरी जानकारी के अनुसार 107 पॉइंट समथिंग डिग्री के आसपास होता है, जबकि टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 109.5 डिग्री। यदि यहां पर लोन पेयर नहीं होता तो बॉन्ड एंगल होता 109.5 डिग्री का, लेकिन इस लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया और वह हो गया 107 डिग्री का। अब यहां पर मान लीजिए कि M की जगह पर मैंने यहां पर लिख दिया नाइट्रोजन और यहां पर लिखा फास्फोरस। यहां भी लोन पेयर होंगे, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर जो इसका बॉन्ड एंगल होगा पहले के रेस्पेक्ट में कम होगा। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है कि यदि सेंट्रल एटॉम का साइज इंक्रीज होता है, यदि सेंट्रल एटॉम का साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। समझ में आ गया? यदि सेंट्रल एटॉम का साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद की बात नहीं है, यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके रिक्वेस्ट पर। थैंक यू, धन्यवाद।